प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में जो हमारा दूसरा अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चल रहा है, उसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का अर्थ है जुड़ना, अर्थात सर्किट में जब हम लोग संधारित्र एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ देते हैं तो उसे संधारित्रों का संयोजन कहा जाता है। इससे पहले क्लास 10th में आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा रहा होगा, जिसमें एक से अधिक प्रतिरोध जोड़े जाते थे किसी सर्किट में, तो उसे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसी तरह से आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो संधारित्रों को सर्किट में जोड़ना। तो जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, और संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनकी धारिता, यानी अलग अलग जो धारिता है संधारित्रों की, जब उनको एक में जोड़ देंगे तो कुल धारिता जो बनती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर आज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो संधारित्रों को संयोजन के या प्रतिरोधों के संयोजन के दो तरीके मुख्यतः होते हैं, जो हमने अभी बताया आप लोगों को। दो प्रकार होते हैं, पहला श्रेणी क्रम जिसको कहते हैं सीरीज इंग्लिश में, दूसरा होता है समांतर क्रम जिसको कहते हैं पैरेलल। ठीक है, तो दो तरीके मुख्य हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो क्वेश्चन में कभी कभी दोनों दे दिया जाता है जिसको हम लोग मिक्स, ठीक है, मिक्स क्रम कहते हैं, जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों होता है, और उसको पहचान करके श्रेणी क्रम का फार्मूला कहाँ लगाएंगे, समांतर क्रम का फार्मूला कहाँ लगाएंगे, उसको हल किया जाता है। तो वो चीज हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां देखेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अलावा मिक्स क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हों तो वहां कैसे हम उसकी धारिता ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को। तो श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर तीन संधारित्र लिया है। जो संधारित्र हमारा है 1, 2 और 3, ये तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता अलग अलग हमने ली है। अर्थात पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है और तीसरे संधारित्र की धारिता बच्चों C3 है। इनकी धारिता अलग अलग है। ठीक है, और ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई संधारित्र हमें दिया जाता है तो उसकी एक निश्चित धारिता होती है, ये चीज हमने बताया था, और उसकी धारिता बदलती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग हमेशा दिमाग में बनाए रखें कि जब संधारित्र हमको मिल जाएगा तो उसकी धारिता निश्चित रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो इसी तरह से ये तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता हमको पता है, और उनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 हमने मान लिया, क्योंकि तीन संधारित्र हैं तो तीनों को क्रमशः C1, C2, C3 धारिता से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब तीन संधारित्र हो या दो संधारित्र हो या चार संधारित्र हो, कोई भी हो, तो हम यहाँ तीन संधारित्र ले लिया है हमने। तो तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो कॉलम बना दिए हमने समझाने के लिए कि दोनों को जोड़ते कैसे हैं, दोनों में अंतर क्या है, और मेन जो इनमें अंतर है वो चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, उसको यहाँ पर समझा देते हैं। और आप लोग उसको अच्छे तरीके से अगर ये चीज समझ गए तो आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वो बहुत आसान डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, तो श्रेणी क्रम में जैसे पिछले कक्षाओं में या क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, जो श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रतिरोधों का पढ़ा था श्रेणी क्रम। सेम उसी तरीके से अगर आपको याद होगा तो उसी तरीके से संधारित्रों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक संधारित्र है जिसकी धारिता C1, ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2, ये तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। तो इसको लगातार ऐसे जोड़ा गया है। अब ये जो तीनों संधारित्र है बच्चों, इसमें ये बाईं तरफ वाली प्लेट को हम पहली प्लेट कह सकते हैं, और दो प्लेटें होती हैं हम लोग जानते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली और ये राइट हैंड साइड वाली। तो ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तीसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम पहली प्लेट कहेंगे उसकी,
और इसकी दूसरी प्लेट कौन सी है, ये वाली राइट हैंड साइड वाली। तो दो बिंदु होंगे, जब भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच ही बात की जाएगी कि जैसे यहाँ पर ए और बी ये दो बिंदु हैं, इनके बीच ये तीनों संधारित्र जोड़े गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है देख सकते हैं ये जो पहला संधारित्र है इसकी पहली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है और दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो दूसरी प्लेट जो है सीधे सीधे यहाँ पर ये तार होता है, तार से लेकर के ये तार ले जाके कहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। ठीक है, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से कनेक्ट है। इसी तरह दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र अर्थात तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये दूसरी प्लेट है दूसरे की और तीसरे की ये पहली प्लेट। इसी तरह से अब लास्ट में तीसरे संधारित्र को कहां से कनेक्ट किया, बिंदु बी से। तो इस तरह से ए और बी के बीच ये तीनों संधारित्र जुड़े हैं। तो जब संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों, ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, अगर इसको हमको श्रेणी क्रम को परिभाषित करना हो, किसी को बताना हो, तो क्या कहेंगे कि किसी संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये हम देख सकते हैं, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो ऐसा क्रम क्या बनेगा, श्रेणी क्रम बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी संधारित्र ले लें जिसकी दूसरी प्लेट अगले वाले की पहली प्लेट से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट अगले वाले के पहले प्लेट से जुड़ी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब सर्किट में कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसमें हमको समझ में नहीं आता है कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो उसके लिए एक और आसान तरीका होता है श्रेणी क्रम को देखने के लिए। जिन दो बिंदुओं के बीच हमको देखना है, वहां सर्किट में अलग अलग बिंदु होंगे, तो जिन दो बिंदुओं के बीच हमको देखना है श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, वहां पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो आसान तरीका है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए, अर्थात ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इनके बीच ही जुड़ा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको जाना है। पहुंचने के लिए सभी संधारित्र को पार करके जाना होगा, अर्थात एक से ए से बी तक जाना है, तो जब हम यहाँ से चलेंगे तो इसको भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये ऐसे पुल टाइप समझ लो, इसको भी क्रॉस करके हमको जाना होगा, इसको भी क्रॉस करके जाना होगा और इसको भी क्रॉस करके जाना होगा। तो तीनों संधारित्रों को हमको क्या करना है, पार करके जाना होगा। तो ऐसे, तो अगर सभी संधारित्रों को पार करके जाना है तो ये सभी किसमें है, श्रेणी क्रम में होंगे। अगर दो संधारित्रों को पार करके हम यहाँ पहुंच जाते तो वो दोनों क्या होते, श्रेणी क्रम में होते। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो सभी संधारित्रों को पार करके जाना होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है, अब अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिसे कह सकते हैं फार्मूले के लिहाज से, डेरिवेशन के लिहाज से, या आगे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसी तरह की चीजें आपको जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां भी रहा होगा। अब यहाँ पर क्या चीज होती है संधारित्र में, यहाँ बच्चों तीन चीजें होती हैं किसी भी संधारित्र के लिए। हमने बताया था C, Q और V, और इनमें संबंध जो होता है C बराबर Q/V। तो संधारित्र में तीन चीजें हमको देखनी होती हैं, उसकी धारिता क्या है, उस पर आवेश क्या है Q, और उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है। तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो धारिता तो जब हमको संधारित्र मिल जाएगा तो धारिता तो पहले फिक्स हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसमें Q और V दो ही चीजें वेरिएबल होती हैं, Q के अनुसार भी बदलता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब अभी ये संधारित्र हमने जोड़ दिया, अभी ये चार्ज नहीं है, अभी हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे, तो हमने अगर इसको बैटरी लगा के जब चार्ज करते हैं, ठीक है, अब तीनों को हम जोड़ करके इकट्ठे ए और बी के बीच क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, और बैटरी लगा के जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज करते समय अब इस पर आवेश क्या होते हैं, संचित होते हैं। तो जो आवेश संचित होंगे चार्ज करने पर, तो तीनों पर धारिता, एक चीज याद रखिएगा, धारिता चाहे जो हो तीनों की, ठीक है, तीनों पर आवेश की मात्रा समान होगी। तो सभी संधारित्रों पर आवेश समान, तो श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी संधारित्र होंगे उन दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, उनमें आवेश समान होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
इसको हमेशा एकदम रट लेना है कि आवेश क्या होगा, समान होगा, किंतु प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग होगा। अगर इनकी धारिता अलग अलग है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या याद रखना आपको, श्रेणी क्रम में आवेश समान और विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे अभी हम लोग, तो वहां पर फिर एक बार आपको बताएंगे कि आवेश समान क्यों होते हैं और विभवांतर अलग अलग क्यों होते हैं। लेकिन ये दो चीजें आपको एकदम रट लेनी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो श्रेणी क्रम में ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है मुख्यतः। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो है समांतर क्रम क्या होता है और इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, ए और बी ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच तीन संधारित्र, यही तीनों संधारित्र हमने क्या किया है, C1, C2 और C3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो समांतर क्रम की क्या विशेषता होती है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से व दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हो। ठीक, तो यहां पर देख सकते हैं जितने भी संधारित्र हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों संधारित्र हैं, इनकी जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो इसकी भी पहली प्लेट ये हो गई, इसकी पहली प्लेट ये है, इसकी पहली प्लेट ये है। तो तीनों की जो पहली प्लेटें हैं ये किससे जुड़ी हैं, यहाँ देख सकते हैं वायर ले जाके कहाँ जुड़ा, ए से। तीनों संधारित्रों को पहली प्लेट ए से, और जो दूसरी प्लेट है राइट हैंड साइड वाली, यहाँ देख सकते हैं बी से जाके जुड़ी है, बी से जुड़ी है और ये बी से जुड़ी है। तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से व दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब अगर इसको सर्किट में पहचानना हो तो क्या करेंगे, जिन दो बिंदुओं के बीच हमको देखना है, क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए एक ही संधारित्र को पार करके जाना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं अगर ए से बी हमको जाना है तो ए से बी हम यहाँ से यहाँ होके भी पहुंच सकते हैं, एक ही संधारित्र क्रॉस करेंगे। ए से बी यहाँ से यहाँ होके पहुंच सकते हैं, एक ही संधारित्र क्रॉस करेंगे। ए से बी यहाँ से यहाँ होके भी पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे समांतर क्रम में हो जाते हैं। श्रेणी क्रम में हमने बताया तीनों को पार करके जाना होगा। ठीक है बच्चों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी हमने बताया था, ये भी ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी संधारित्र के प्लेटों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। अभी यहाँ क्या था, इसी का उल्टा अपोजिट कर दीजिए। तो इसमें याद रखना है कि विभवांतर समान किंतु इन पर आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। तो प्लेटों, संधारित्र की जो प्लेटें हैं सभी प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा किंतु आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर धारिता अलग अलग है तो उन पर आवेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो किसी एक का अगर आपको याद है उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो संधारित्र में आवेश समान विभवांतर अलग अलग श्रेणी में, और समांतर में क्या है, विभवांतर समान किंतु आवेश अलग अलग होंगे। तो अगर ये पॉइंट आपको याद है तो आगे हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो मेन चीजें हैं आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग जो इसका डेरिवेशन है श्रेणी क्रम में जो संधारित्र को जोड़ने पर उसका फार्मूला क्या आएगा और समांतर क्रम में जोड़ने पर फार्मूला क्या आएगा, इसका डेरिवेशन हम लोग अब करेंगे। तो बच्चों इस सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम का डेरिवेशन करेंगे। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पर ए और बी के बीच ये तीनों संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है, इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया है। जोड़ने पर अभी ये संधारित्र आवेशित नहीं है, अभी ये संधारित्र क्या है, आवेशित नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, बैटरी लगा करके क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो बैटरी कहाँ लगाएंगे, बैटरी जो दो बिंदु हैं ए और बी इनके बीच हम लोग लगाते हैं। ये बैटरी हमने लगा दिया प्लस और माइनस। तो ये बैटरी जब लगा देते हैं तो बैटरी लगाने पर अब यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बैटरी लगाने पर एक सिंगल संधारित्र के लिए ये एक संधारित्र था और इनके सिरों के बीच जब हम बैटरी लगा देते हैं तो क्या करती थी बैटरी, बैटरी जो है आवेशों का स्थानांतरण करती थी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आते थे, यहाँ से चलते थे इसमें आ जाते थे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पर प्लस आ जाता था। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन
जितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आ जाते थे, तो यहाँ पर आवेशों की अधिकता हो गई, तो यहाँ क्या आ जाता था, माइनस चार्ज आ जाता था। तो इस तरह से ये संधारित्र हमारा आवेशित हो जाता था। तो इस तरह से सीधे समझ सकते हैं। तो जो प्लस टर्मिनल जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, या हम ऐसा सीधे सीधे कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए कि प्लस से ये प्लस चार्ज कर देता है, धन आवेश दे देता है, और ऋण वाला ऋण आवेश दे देता है, और ये हमारा ये प्लेट धन आवेशित और ये प्लेट क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। अब अगली चीज हम यहाँ पर वही चीज देखेंगे, ए और बी के बीच जब हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी जब लगाते हैं बच्चों, तो ये वाला प्लस वाला टर्मिनल हम देख सकते हैं कहाँ से जुड़ा है, पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट से जुड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये वाली प्लेट हमारी क्या हो गई, धन आवेशित हो गई। ठीक, ये धन आवेशित हो गई। लेकिन जो ऋण वाली प्लेट है बच्चों, ये कहाँ से जुड़ी है, ऋण वाली प्लेट हम देख सकते हैं ये बी से होकर के ये तीसरी जो प्लेट है, तीसरा जो संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट से जुड़ी है। ठीक है, ये ऋण वाला देख सकते हैं ये इस प्लेट से जुड़ी है। तो ये क्या हो जाता है, ये वाला हमारा क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। एक चीज और, इस पर जितना धन आवेश होगा बच्चों, ये जितना भी धन आवेश होगा, हमने मान लिया इस पर धन आवेश क्या है, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू लिखें या स्मॉल क्यू लिखें, प्लस क्यू मान लिया, और उतना ही ऋण आवेश यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। कहाँ आ जाएगा, इस प्लेट पर। अभी हम लोगों ने पढ़ा जितना इस पर प्लस क्यू आता है, इस प्लेट पर जो ऋण से जुड़ी है उतना ही माइनस क्यू आ जाता है। तो इस पर प्लस आ गया पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर, और दूसरे संधारित्र तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आ गया। तो इस तरह से ये दोनों प्लेटें आवेशित हो जाती हैं। ठीक, लेकिन ये जो बीच में जो प्लेटें हैं, अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या इनका संबंध डायरेक्ट बैटरी से है, ये वाली प्लेट हो या ये वाली प्लेट हो, क्योंकि ये बीच में क्या है, गैप है। तो इनका संबंध डायरेक्ट बैटरी से नहीं है, ना इसका संबंध बीच वाला जो संधारित्र है इसका तो संबंध बैटरी से नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट संबंध किसका था, केवल इस प्लेट का और ये इस प्लेट का। तो बीच वाले जो संधारित्र है या जो अन्य प्लेटें हैं, इन पर आवेश कैसे आता है। ठीक है, तो ये चीज हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र हैं उन पर आवेश बराबर कैसे आ जाते हैं, चाहे अलग अलग धारिता भले हो, लेकिन उन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। ये चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही इस पर प्लस क्यू आवेश आता है बच्चों, तो ध्रुवण के कारण, ध्रुवण हम लोगों ने पढ़ा था, ध्रुवण के कारण जब संधारित्र को आवेशित करने का तरीका बताया था, तो ध्रुवण के कारण जैसे जो समांतर प्लेट संधारित्र शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या करते थे, इसको क्या करते थे, धन आवेश देते थे। ध्रुवण के कारण ये क्या करता था, दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता था। तो प्लेट के भीतरी सिरे पर उतने ही क्या आ जाते थे, ध्रुवण के कारण यहाँ ऋण आवेश आ जाता था, और बाहरी सिरे पर क्या आ जाता था, धन आवेश आ जाता था। और धन आवेश को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको ग्राउंडेड कर देते थे, और धन आवेश कहाँ चला जाता था, ये नीचे अर्थ में चला जाता था, या हम सीधे कहें इलेक्ट्रॉन यहाँ आते थे, धन आवेश खत्म कर देते थे, और ये हमारा धन आवेश हट गया। ठीक है, तो ये हमारा संधारित्र इस तरह से बन जाता था। तो ध्रुवण के कारण ही, चूंकि यहाँ प्लस आ गया, ध्रुवण के कारण क्या आता था, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता था, माइनस चार्ज आ गया। और कितना माइनस आएगा, जितना इस पर प्लस क्यू है सेम उतना ही आवेश यहाँ माइनस क्यू के रूप में आएगा। ये चीज हमने बताई थी। अब माइनस क्यू के रूप में इस पे आ गया, तो इसके बाहरी सिरे पर क्या आता था, बाहरी सिरे पर इसके प्लस आ गया। तो ये प्लस कहाँ जाता है, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। या हम कहें यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, क्योंकि ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित कर लेता है। जब आकर्षित कर लेगा तो ये प्लस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और ये धन आवेश और ऋण आवेश मिलके कैंसिल कर देंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों कमी हो गई, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और कितना आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन उतना यहाँ धन आवेश आ गया।
तो सेम उतना ही धनावेश आएगा जितना यहाँ ऋणावेश था। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो धनावेश थे, और आसानी से समझने के लिए बच्चों, यहाँ पर जो धनावेश थे, ऐसे कह सकते हैं, ये धनावेश ऋणावेश को तो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन धनावेश धनावेश क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण ये जितनी दूर हो सकते हैं जाना चाहते हैं, तो रिपेल करेगा। तो ये चूंकि तार से जुड़े हैं, तो ये धनावेश कहाँ चले जाते हैं, इस प्लेट पे आ जाते हैं। तो कितना आएगा, जितना इस पर माइनस था, जितना प्लस था उतना माइनस आया, फिर उतना ही इस प्लेट के बाहरी सिरे में प्लस आ गया था। तो ये धनावेश फिर उतना ही कहाँ चला गया, इस प्लेट पर आ गया। तो इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, ये प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। क्यों, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज, उतना ही धनावेश आ गया। फिर वही चीज आएगी, ये इस पर माइनस ले आएगा, उतना ही माइनस आ जाएगा। तो इस पर फिर दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, और माइनस क्यू आ गया तो इसके प्लेट के जो बाहरी सिरे में प्लस आए थे वो कहाँ चले गए, इस पर आ गए, ये प्लस आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर माइनस क्यू आई है इधर से। ठीक, तो ये हमारा जो तरीका बना। तो अब हम यहां समझ सकते हैं कि कैसे तीनों संधारित्रों पर आवेशों की मात्रा समान आ गई। ठीक बच्चों, तो ये तरीका है, होता है समझने का। बाकी अगर आपको याद रखना है तो एक चीज याद रख लीजिए बस, कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों पर आवेशों की मात्रा समान होती है। अब विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर अलग अलग हो जाता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है, बैटरी अगर हमने माना कि बैटरी का जो विभवांतर है वो क्या है, V है। ठीक है, बैटरी ने जो जितना विभवांतर अप्लाई किया था इन दोनों बिंदुओं के बीच, वो टोटल विभवांतर कितना, V है। तो ये जो विभवांतर होता है, ये विभवांतर श्रेणी क्रम में जुड़ी चीजों पर बंट जाता है। तो ये विभवांतर इनकी प्लेटों के बीच ये क्या होगा, बंट जाएगा। ये टोटल विभवांतर जो होगा V, यहाँ V1 हो जाएगा इनकी प्लेटों के बीच, ये V2 हो जाएगा इस प्लेट पर, और ये V3 हो जाएगा। ठीक, ये V1, V2 और V3। तो ये विभवांतर इन तीनों प्लेटों पर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से है। तो ये विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब विभवांतर बढ़ जाएगा तो अब हम लोग इससे संबंधित डेरिवेशन ये कर सकते हैं। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इन पर आवेश जो आएगा वो समान आएगा, और यही बैटरी का विभवांतर इन तीनों पर बंट जाएगा। ठीक, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब हमारा डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A तथा B के बीच तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो माना सभी संधारित्रों पर आवेश कितना हो जाएगा, Q है, क्योंकि तीनों पर क्या आ जाएगा, बराबर और विपरीत आवेश। तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। अब यहाँ चूंकि यही विभवांतर इन तीनों प्लेटों पर डिवाइड हुआ है, अतः अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये चीज आपको समझ में आई। क्यों ये हमने लिखा, क्योंकि यही बैटरी जो लगी है ये इन दोनों बिंदुओं के बीच लगी है,
और ये विभवांतर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों प्लेटों पर डिवाइड हो जाता है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण यहाँ पर बन गया, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। अब v1 v2 v3 के मान यहाँ पर क्या होंगे? v1 v2 v3 का मान हम यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, c इक्वल टू क्या होता है, q बाई v। ठीक है, तो यहाँ से v का मान अगर हम निकालें तो v बराबर क्या हो जाए, q बाई c। v बराबर क्या हो जाए, q बाई c। ठीक है बच्चों, ये इधर जाएगा और ये इधर आ गया। तो v1 अगर हमको निकालना है तो इस प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे मिलेगा, v1 बराबर इस पर आवेश कितना है, संधारित्र पर आवेश कितना है और उसकी धारिता कितनी है, तो v1 बराबर क्या आ जाए, q बाई c1। ठीक है, क्योंकि v1 बराबर क्या हो जाएगा, q की जगह क्या रखेंगे, इस पर आवेश कितना है q बटे और इसकी धारिता कितनी, c1। v2 बराबर, अब इस पर भी आवेश तो सेम है q बाई, लेकिन इसकी धारिता क्या है, दूसरे संधारित्र की अलग है c2। इसी तरह से v3 जो हमारा हो जाएगा q बाई c3। तो ये तीनों मान हम कहाँ रख देंगे, ये इस समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण में मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो ये जब मान रख देंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ देख सकते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, q बाई c1 प्लस q बाई c2 प्लस q बाई c3। यहाँ से ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ से q क्या करेंगे, यहाँ से हम q कॉमन ले सकते हैं, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये v बराबर आ गया। ये हम समीकरण क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर एक चीज और हम एजम्पशन करते हैं, और वो एजम्पशन क्या होता है वो आप लोग समझ लें कि ए और बी के बीच हमने 3 संधारित्र लगाए हैं बच्चों, 3 संधारित्र लगाए हैं और ए और बी के बीच ही हमने एक बैटरी लगाई है। ठीक है, अगर ए और बी के बीच तीनों की जगह केवल एक संधारित्र लगाएं, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे समझ लें ए और बी के बीच हमने क्या किया, केवल एक संधारित्र लगाया जिसकी धारिता क्या है, C है। ठीक, जिसकी धारिता क्या है, C है। तो जैसे ही हमने इनके बीच बैटरी जोड़ी, और कौन सी बैटरी जोड़ेंगे, यही बैटरी जो हमने यहाँ जोड़ी है, जिसका विभवांतर V है, अगर यही बैटरी हमने यहाँ जोड़ दी, ठीक है बच्चों, V, तो अगर यही बैटरी जोड़ने पर इस पर आवेश जो होता है, जो इन सभी संधारित्रों पर आवेश है, जैसे इस पर आवेश Q है, तीनों संधारित्रों पर आवेश क्या है, Q है, तो अगर ये बैटरी, ये संधारित्र जो हमारा केवल एक संधारित्र, इसको भी Q आवेश दे, इसको भी क्या करे, Q आवेश दे। ठीक, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी के बीच यहाँ 3 संधारित्र जुड़े थे, तीनों पे आवेश क्या है, Q ही है, यहाँ पर भी आवेश Q है। ए और बी के बीच ही बैटरी जुड़ी है जिसका विभवांतर V है, यहाँ पर भी उसका विभवांतर V है। तो जो ये वाला संधारित्र होगा इन तीनों के बराबर हो गया। ठीक है, यानी इन तीनों को अगर हटा करके केवल एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, ठीक है, इसको लगा दें, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट सेम मिलेगा। क्या कि इस पर भी आवेश हमारा क्या आया, प्लस Q आया। तो अगर इस पर भी प्लस Q आवेश आ गया, यानी बैटरी हमने वही लगाई जो यहाँ लगाई थी, तो उस पर भी अगर प्लस Q आवेश आया, अगर प्लस Q आवेश ना आता तो ये तीनों के बराबर ना होता, लेकिन अगर उस पर भी प्लस Q आवेश आया, हमने ऐसा ही संधारित्र लगाया था, तो ये इन तीनों
के बराबर अकेला काम करेगा। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या देते? प्लस क्यू आवेशी देते। तो इसको हम लोग कहते हैं तुल्य संधारित्र। ठीक है, तो ए और बी के बीच तुल्य संधारित्र मानने पर तो ए तथा बी के बीच एक तुल्य संधारित्र जिसकी धारिता सी है की कल्पना करने पर, यानी ये वाला संधारित्र जो है अकेला काम करेगा इन तीनों की जगह। तो यहां से अगर इसकी धारिता निकाले बच्चों तो C इक्वल टू, यहां से इसकी धारिता अगर निकालें C इक्वल टू क्या है? Q बाई V। Q बाई V आ गया। तो अगर हम यहां से देखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू Q बाई C। ये तो V इक्वल टू Q बाई C इसका जो विभवांतर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से V का मान यहां समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मान हम यहां रख देंगे बच्चों। तो मान रखने पर हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले आप लोगों ने अगर इतनी चीज नोट नहीं की है तो पहले इतनी चीज नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके आगे जो डेरिवेशन लास्ट बचा है उसको कर लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ मान रखेंगे जब, तो Q बाई सी यहाँ देख सकते हैं। V इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ पर? Q बाई सी। तो यहाँ पर आ जाएगा Q बाई सी इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, और Q से Q कैंसिल हो गया तो ये हमारा जो रिजल्ट मिला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, ये हमारा रिजल्ट आके मिल जाता है कि अगर तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो ये हमारा रिजल्ट 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से प्राप्त होता है। आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन में अगर पढ़ा रहा होगा तो यहाँ उसका उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों के संयोजन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, लेकिन यहाँ पर संधारित्रों के केस में इसका उल्टा होता है। तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ संधारित्र में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आता है, और अगर संधारित्र है प्लस 1/C4 प्लस 1/C5, ये सब चीजें ऐसे आती जाती हैं। एक चीज और यहाँ छोटी सी और बता दें, अगर दो संधारित्र हैं तो आगे चल करके जब हम लोग उसको हल करेंगे, संधारित्रों कई सारे संधारित्र सर्किट में लगे होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, तो जब उसको हल करते हैं तो यहाँ पर हल करने में जैसे नोट करके यहाँ लिख सकते हैं, दो संधारित्र केस में अगर श्रेणी क्रम में हो तो हम लोग जानते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा। ठीक, ये चीज होती है ये। तो इसको हल करने का जो तरीका होता है, तो इस तरह से आप लोग जब 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं तो इसको हल करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला केवल दो संधारित्रों के बना लेते हैं जो हमारे लिए आसान होता है। जैसे अगर प्रतिरोधों वाले केस में भी आप लोग ने पढ़ा होगा तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? C1C2 यहाँ C2 प्लस C1। ठीक, तो इसका उल्टा करेंगे। C का मान चूंकि हमको चाहिए ना, 1/C का मान नहीं चाहिए, C का मान चाहिए। तो C का मान हमारा क्या मिलेगा? C1C2/C1 प्लस C2। ये फार्मूला हमारा एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। जब भी श्रेणी क्रम में दो संधारित्रों को जोड़ा गया हो तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी हम इसको हल करते हैं बच्चों तो 1/C का मान निकल के आता है। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे 1/C का मान आ गया 5 तो वहां पर C का मान 1/5 होगा,
तो हम वहां पर ध्यान नहीं देते हैं और सी का मान ही क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। तो ये चीज आपको हल करते समय ध्यान देनी है। तो यहाँ सी का मान हमें निकालना होता है। तो दो संधारित्रों के केस में जो ज्यादातर मिलेगा, वहां सीधे फार्मूला हम ये वाला यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट फार्मूला C1C2 अपान C1 प्लस C2। ये चीज हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग जो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का जो फार्मूला आएगा उसको निकालेंगे। तो बच्चों अब हम लोग समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले ए और बी के बीच हमने 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है जोड़ दिया है। और कैसे जुड़ा है ये हमने बताया था। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी है। अभी ये चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है, तो इनको आवेशित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी जैसे ही जोड़ेंगे, ये बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो बैटरी का जो विभवांतर होता है वो हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर बैटरी का जो विभवांतर है V है। तो बैटरी जो जुड़ी है बिंदु A और B से जुड़ी है, ठीक है। तो ये जो विभवांतर है बच्चों, ये A और B के बीच है और A और B से ही तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट और दूसरी प्लेट जुड़ी है। तो समांतर क्रम की जो सबसे मुख्य विशेषता हमने बताई थी कि संधारित्रों पर क्या होगा, आवेश अलग अलग होंगे लेकिन उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा समान होगा। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग वो चीज देखते हैं। तो समान होगा, कितना होगा, तो जो बैटरी लगा के हमने इसको चार्ज किया है, जितना विभवांतर उसका होगा उतना ही विभवांतर इनकी प्लेटों के बीच आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अर्थात क्यों, क्योंकि ये बैटरी देख सकते हैं, अगर हम इसको दोनों एक संधारित्र की बात करें, ये जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं फिर से, ये 3 संधारित्र हमने लगाए हैं बच्चों, ये इस तरह से बने हैं 3 संधारित्र ए और बी के बीच। और यहाँ पर हमने क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, ये बैटरी लगी है प्लस माइनस। तो ये बैटरी जो है डायरेक्ट हर एक संधारित्र से जुड़ी है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इन दोनों को मिटा दें यहाँ, तो देखेंगे पहले संधारित्र से भी जुड़ी है डायरेक्ट, तो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी कितना होगा, जितना बैटरी का विभवांतर होता है उतना ही संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर आ जाएगा। क्योंकि बैटरी हमारी जो बैटरी का विभवांतर होता है वो बहुत अधिक होता है, तो ये जो प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो उतना ही होगा जितना बैटरी का विभवांतर होता है। इसी तरह से दूसरा संधारित्र भी हम देखते हैं, तो वो भी क्या जुड़ा है, देख सकते हैं, ये पहला हटा दें तो ये भी डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, इसलिए इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी जितना बैटरी का विभवांतर होगा उतना ही होगा। इस तरह तीसरी संधारित्र भी हम देखते हैं, तो हर एक संधारित्र बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर बैटरी का विभवांतर ही होगा। ये चीज आपको एकदम दिमाग में बनाए रखनी है, ठीक है बच्चों। अब पहली चीज तो विभवांतर समान हो गया। अब आवेश अलग अलग होते हैं। आवेश अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी धारिता क्या अलग अलग है। तो चूंकि बैटरी से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो जितनी धारिता है, धारिता के अनुसार ये आवेश बैटरी से सभी संधारित्र अलग अलग आवेश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब समांतर क्रम में हम लोगों ने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, तो वहां पर डायरेक्ट सभी संधारित्र बैटरी से कनेक्ट नहीं थे। वहां पर क्यों आता था, वहां पर ध्रुवण के कारण आवेश आता था, तो इसलिए उस पर आवेश क्या आते, समान आते थे। अब यहाँ पर सभी संधारित्र डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हैं, तो धारिता के अनुसार इन पर आवेश क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों प्लेटों के बीच का विभवांतर समान होता है और आवेश क्यों अलग अलग आते हैं। तो आवेश अगर अलग अलग आ रहे हैं, तो इस पर हमने मान लिया कि C1 पर जो आवेश आया, C1 वाली प्लेट पर ये प्लस Q1 आया और इस पर क्या आया, प्लस Q2। समान सिमेट्री के लिए, यानी दूसरे संधारित्र पर Q2 हमने मान लिया और पहले संधारित्र पर Q1 मान लिया और तीसरे संधारित्र पर हमने क्या मान लिया, Q3 मान लिया। तो अगर इस पर प्लस आया तो हमने बताया था पोलराइजेशन के कारण इस पर क्या आ जाएगा, या यहाँ माइनस जुड़ा है तो जितना इस पर प्लस आएगा उतना इस पर क्या आ जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q1
प्लस Q1 तो इस पर माइनस Q1 बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। प्लस Q2 तो इस पर माइनस Q2 और इस पर प्लस Q3 तो इस पर माइनस Q3 आ जाएगा। ठीक, तो ये तीनों संधारित्रों पर इस तरह से आवेश हमारे आ जाएंगे और प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। तीनों के प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा? V ही होगा। इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V, इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V और इसके भी प्लेटों के बीच का विभवांतर V होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर वहां पर हमने देखा था विभवांतर बढ़ रहा था, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आवेश होता है, आवेश कौन प्रदान कर रहा है बच्चों? तो आवेश कौन प्रदान कर रहा है? ये हमारी बैटरी प्रदान कर रही है ना। ये आवेश इन तीनों संधारित्रों को डायरेक्ट कौन दे रहा है? यहाँ से जितने भी आवेश निकले हैं, ये Q1, Q2 और Q3, ये तीनों आवेश कौन दे रहा है? बैटरी दे रही है। तो ये कुल आवेश जो हमारा होगा, ये किसके बराबर होगा? जितना तीनों जोड़ देंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 है, A तथा B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 हैं तथा प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है बच्चों? V है। सभी के प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है? V है। ठीक, तो यहाँ पर अब Q1 कितना आया, इस पर कितना आवेश इस पर आया, कितना आवेश इस पर आया, कितना आवेश इस पर आया, कैसे पता चलेगा? तो हमने बताया कि जैसे हमने बैटरी जोड़ा तो इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V ही हो जाएगा। C1, C2, C3 हमको पता है, बैटरी जोड़ा हमने, उसका विभवांतर पता चल गया हमको, क्योंकि जो बैटरी हमने लगाया उसका विभवांतर तो हमको पता होगा कितने वोल्ट की बैटरी है। तो दोनों चीजें अगर पता है तो तीनों प्लेटों पर कितना, तीनों संधारित्रों पर कितना कितना आवेश आएगा, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अतः Q1 का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास फार्मूला, एक चीज ये फार्मूला आप जनरली हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे चूंकि Q निकालना हमको, तो Q इक्वल टू क्या निकलेगा? यहाँ CV, Q इक्वल टू CV, तो Q की जगह हमको क्या रखना है? Q1, तो Q1 यहाँ निकालेंगे तो C की जगह क्या रखेंगे? C1, इसका विभवांतर और इसकी धारिता और प्लेटों के बीच का विभवांतर तो V ही है, तो Q1 इक्वल टू C1V, ये हो जाएगा। Q2 इक्वल टू C2V तथा Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C3 इंटू V, ये हो जाएगा। तो ये जो आवेश है Q, तो टोटल जो आवेश दिया है वो बैटरी ने दिया है, जो भी आवेश दिया, तो यहाँ पर कुल आवेश हम निकालेंगे। अतः Q इक्वल टू, अगर हम लिख लें यहाँ पर, बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश Q है, अतः Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारा हो जाएगा। तो Q1, Q2, Q3 का मान यहाँ रख लेते हैं, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो Q इक्वल टू V यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा एक फार्मूला आ गया, एक रिलेशन आ गया। इसको हम करेंगे समीकरण, यहाँ पर समीकरण नंबर कहीं नहीं डाला तो समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर जैसे हम लोगों ने वहां पर एजम्पशन किया था वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं कि ये दो बिंदु जो हैं इनके बीच वही सेम एजम्पशन करेंगे। एक ऐसा संधारित्र लगाते हैं जिसकी धारिता हमने क्या मानी? C है,
और प्लेटों के बीच हमने वही बैटरी लगाई है जो यहाँ पर जिसका विभवांतर क्या है, V है। ठीक है, तो अगर ये बैटरी इस संधारित्र को उतना ही आवेश देती, कितना देती, जितना इन तीनों को मिला के दे रही थी। ठीक है बच्चों, अगर इसको Q आवेश देती है, Q, ठीक है, तो इन पर आवेश संग्रहित हो रहा था, तो ये तीनों मिला के Q1 Q2 Q3 मिला के, ये तीनों संधारित्र मिला के कितना आवेश कर रहे थे, Q। तो अगर तीनों की जगह हम एक ही संधारित्र लगाएं और हमारा काम हो जाए, अर्थात हमारा मेन पर्पस क्या था, आवेश को संग्रहित करना, तो ये तीन भी संधारित्र मिलकर इतना आवेश संग्रहित कर रहे थे। अगर हम वही बैटरी लगाएं और ये संधारित्र वही काम करे, तीनों को मिला करके उतना चार्ज स्टोर कर ले, तो अब इन तीनों के बराबर ये अकेला हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र एक मान लेते हैं जिसकी धारिता C है की कल्पना करने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, अगर ये अकेला संधारित्र इनके बराबर है तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, ठीक, C ये धारिता इसकी हो गई और Q इस पर आवेश कितना है, V पोटेंशियल है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाए Q इक्वल टू C इंटू V। यहाँ से Q इक्वल टू C इंटू V, यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो Q का मान यहाँ से रख देते हैं C इंटू V, तो C इंटू V बराबर ये रख दिया हमने यहाँ पर V C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू क्या आ गया हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3 जी। तो अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी धारिताएं जो होती हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का जो तुल्य धारिता होती है वो निकालना हमारा क्या होता है, बहुत आसान होता है। जितनी धारिता होगी तीनों की, वो तीनों डायरेक्ट हम लोग जोड़ दिया करते हैं। और समांतर क्रम में जब हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे तो वहां पर जो हमारा आता था वो आता था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो अगर आपको फार्मूले याद है तो इसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। दोनों प्रतिरोध और जो हमारा संधारित्र है इनकी धारिता या प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो है, इनमें फार्मूला उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। संधारित्र के केस में क्या होगा और प्रतिरोध के केस में क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर और अगर संधारित्र जुड़े हैं पैरेलल में ही 4-5 संधारित्र हैं तो सीधे सीधे वो जुड़ता जाएगा, प्लस C4 प्लस C5 करते जाएंगे। 2 है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। आप लोग इसको नोट कर लें। तो जितनी चीजें आज बताई गई हैं, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे बनता है और इनकी तुल्य धारिता का जो फार्मूला होता है वो कैसे निकल के आता है और इसका डेरिवेशन क्या कैसे होता है। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल या अच्छे न्यूमेरिकल भी इस पर बनते हैं, तो आप लोग उसको भी लगाने का प्रयास करें। हम 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था, ये अब इसमें जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमारा अब खत्म हो चुका है। तो इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल हम बता देंगे, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग अपने से लगाने का प्रयास करें। अब हम लोग अगला चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।